सबसे पहले देखते हैं कि आपका थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, ये फिजिक्स की एक वो ब्रांच है जो कि डील करती है इंटर कन्वर्जन की, एनर्जीज के इंटर कन्वर्जन की। अच्छा, कौन से एनर्जीज की? आपकी जो हीट एनर्जी है वो किस किस फॉर्म में चेंज कर सकती है। हीट एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, हीट एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अगर इसका नेम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक पार्ट है थर्मो और एक पार्ट है डायनामिक्स। थर्मो मतलब जो भी हीट से रिलेटेड चीजें हुई वो, और डायनामिक्स मतलब उनके बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना। ठीक ठीक है। तो ये होता है थर्मोडायनेमिक्स। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर्स वाले पार्ट में, अगर आप लोगों को याद हो, तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करता है बाकी पार्टिकल्स के साथ। तो सिमिलरली यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, उन सब के बारे में डील करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला टर्म जो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है एक थर्मोडायनामिक सिस्टम, या फिर एक सिर्फ सिस्टम भी आप लोग कहते हैं इसको। बुक्स वगैरह में कभी कभी सिर्फ सिस्टम लिखा होता है। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम हम लोग किस चीज को कहते हैं? तो देखो, the system which can be represented in terms of pressure, volume and temperature is known as thermodynamic system. A specified portion of matter consisting of one or more substances on which the effects of thermodynamic variables such as temperature, volume and pressure are to be studied is called a system. तो देखो, सिस्टम क्या होता है ना, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसका मतलब है कि सिस्टम एक कोई भी एक ऐसी सब्सटेंस है या एक कोई ऐसी बॉडी है जिसपे ना हम लोग थर्मल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्मल इफेक्ट्स कैसे क्या होते हैं? जो उसके वेरिएबल्स होते हैं। मतलब कि अगर मैं एक समझ लो एक कंटेनर को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो कंटेनर का टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, अच्छा कंटेनर पे प्रेशर कितना लग रहा है, इन सब सारे वेरिएबल के बारे में जो हम लोग डिटेल में बात करते हैं ना, तो इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और जो कंटेनर है उसको हम लोग एज अ सिस्टम ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो सिस्टम क्या हो गया? कोई भी एक सब्सटेंस हो गया जिसपे कि हम लोग वेरिएबल्स का इफेक्ट पढ़ सकते हैं। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो गया कि उस सिस्टम को, जो भी हमने सिस्टम बनाया है, उसको अलग अलग वेरिएबल्स के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था बेसिक डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स का और उसके सिस्टम का। अब इसका सबसे मेन एग्जांपल क्या होता है? अ गैस इंक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन इज अ सिस्टम। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो, ये मेरे पास एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है मेरे पास। इसमें ना मैंने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन समझ, तो पिस्टन होता है कि इसको पूरा कवर किए हुए है, वैक्यूम पैक्ड है, और ये उसकी वो है, पाइप है। पाइप मतलब कि जिससे फोर्स लगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये पिस्टन हो गया आपका। अब इस कंटेनर के अंदर कुछ कुछ गैस भरी हुई होगी। ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है ना, इस पूरे चीज को मैं अपना सिस्टम कहता हूं। अच्छा, सिस्टम क्यों कहता हूं इस पूरे चीज को? तो देखो, अब इस गैस के बारे में मैं पढ़ सकता हूं कि इस कंटेनर पे प्रेशर कितना है, इस कंटेनर की वॉल्यूम कितना है, इस कंटेनर का टेम्परेचर कितना है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स को मैं पढ़ सकता हूं। तो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। मतलब कि जब ये सिर्फ गैस और पिस्टन था तो ये सिस्टम था। जब मैंने इस सिस्टम को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो इसको मैंने कहा ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बन चुका है। ठीक है। तो बेस थोड़ा सा अंतर है बस इसमें। अगर बॉडी और ऑब्जेक्ट एज इट इज रखा हुआ है तो उसको सिस्टम कहते हैं। और जब उसी बॉडी और उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह देते हैं। ठीक है। अब सराउंडिंग क्या होती है? anything outside the system which exchanges energy with the system and which tends to change the properties of the system is called surrounding. अब देखो, हमने यहाँ पे सिस्टम बना दिया। ठीक है। ये मेरा सिस्टम हो गया गैस सिलेंडर जिसमें पिस्टन है। इसके जो आउटसाइड का एयर है ना, यहाँ 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 एयर एयर होगा सब जगह, क्योंकि ये ओपन एयर में रखा हुआ होगा। ये जो एयर एयर है ना, इस एयर को मैं कहूंगा कि ये सराउंडिंग है। ठीक है, सराउंडिंग है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने घर से, कि मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं अपने घर में, तो आप एक सिस्टम है। आपके घर के आसपास का जो एरिया है,
जो गार्डन है आपके घर के, जो रोड्स हैं, वो सब क्या है, सराउंडिंग्स है आपके। तो जिस चीज को मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरा सिस्टम हो गया, मैं घर को पढ़ रहा हूँ तो घर मेरा सिस्टम है, घर के आसपास की जो चीजें हैं उसकी सराउंडिंग्स हो गई। ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं घर का ही एग्जांपल लेता हूँ, तो घर और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है कि जैसे सराउंडिंग में आपका एयर, ट्रीज है, ट्रीज से एयर आएंगी, एयर आपके घर में फिल्टर करेंगी, अपने विंडोज के थ्रू आपके घर में एयर आएंगी, कुछ जो घर की एयर है वो बाहर जाएंगी, तो एयर का एक्सचेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो ऐसे ही एक्सचेंज यहाँ भी होती है। ये जो आपका सिस्टम यहाँ पे मैंने बनाया है, इस सिस्टम के आसपास जो एयर है ये भी आगे पीछे ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। कभी ये एयर इस पे प्रेशर लगाएगा, कभी एयर यहाँ से प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। तो एक्सचेंज करते रहते हैं हीट को, एनर्जी को आपस में एक दूसरे के। अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी है इसके पास, तो इसकी एनर्जी रेडिएट होकर के बाहर निकलेगी सराउंडिंग में, ठीक है। या अगर सराउंडिंग बहुत ठंडा है तो सराउंडिंग से टेम्परेचर यहाँ पे आएगा, इस तरफ डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो एनर्जी का एक्सचेंज होते रहता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग टेक्स प्लेस इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को ऐसा समझो कि मान लो मैंने अपना एक घर बनाया है, कहाँ पे, एक दूर दराज के गांव में खेत के बीच में घर बना दिया है। आसपास ना लोग है, ना सड़क है, ना पेड़ है, कुछ नहीं है, सिर्फ बंजर जमीन है। तो मैं आइसोलेटेड कहूंगा ना कि ये घर आइसोलेटेड है पूरे सिटी से। तो आइसोलेटेड सिस्टम भी वही होता है। ऐसे सिस्टम जहां आसपास के सराउंडिंग से कोई एक्सचेंज ना हो, कोई हीट, मैटर या एनर्जी का कुछ का एक्सचेंज ना हो, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन आइसोलेटेड सिस्टम का। अब यूनिवर्स क्या होता है। द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर टुगेदर नोन एज यूनिवर्स। ये जो सिस्टम था मेरा, पिस्टन और सिलेंडर वाला, और ये जो आसपास का एयर था, इन सबको मिला करके मैं कहूंगा कि ये सब कुछ क्या है मेरे, ये सब कुछ मेरे यूनिवर्स का पार्ट है। तो ये सब मेरे यूनिवर्स में आता है, ठीक है। वहीं फिर घर वाला एग्जांपल ले लो कि आपका घर है, आपके घर के आसपास गार्डन है, रोड है, तो इन सबको आप मिला के क्या कहते हैं कि आप एक यूनिवर्स में रह रहे हैं। तो बस यही होता है कि एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है, और दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज हो रही है एनर्जी की, मैटर की, और इन पूरे जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं यूनिवर्स। तो ये मेरा एक यूनिवर्स हो गया। ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स के बीच में क्या होता है ये सब। गुड इवनिंग परमजीत, आपकी पहली क्लास है बेटा ये। चलिए क्लियर है, मालिनी, परमजीत, आप दोनों को भी बेटा क्लियर है सिस्टम, सराउंडिंग, सब कुछ। चलिए बढ़िया। तो अब आते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं जिसके बेसिस पे मैं एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो सिस्टम है उसको मुझे डिफाइन करना होगा ना। जैसे अगर आप घर का एग्जांपल लेंगे तो घर में क्या डिफाइन करेंगे कि इस घर में 4 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है, 5 लोग रहते हैं, एक डॉग है आपके पास। तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि घर में क्या क्या चीजें हैं। तो वैसे ही हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम को भी कुछ वेरिएबल्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से वेरिएबल होते हैं। पहला तो सबसे पहले आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन बेसिकली होता है आपका मोल्स। आप लोगों ने जो केमिस्ट्री में मोल्स पढ़ा है ना, उसी को यहाँ पे कंपोजिशन का नाम दिया जाता है फिजिक्स में। तो मोल्स क्या बताता है आपका, अगर आपको मोल्स का याद हो तो मोल्स क्या होता था, गिवन मास बाय टोटल मास, ठीक है। तो वही वाला मोल्स यहाँ पे आपको बताता है कि कितना टर्म्स है या कितनी अमाउंट यहाँ पे आपके सिस्टम में है। दूसरा टेम्परेचर, तो बहुत ही क्लियर है कि सिस्टम का टेम्परेचर कितना है। तीसरा वॉल्यूम, सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, सिस्टम का प्रेशर कितना है, और सिस्टम का टोटल मास कितना है, ठीक है। तो मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और मास, ये 5 वेरिएबल्स है जिससे मैं डिफाइन करता हूँ एक सिस्टम को बहुत ही इफिशियंट तरीके से, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम लोग कुछ वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं,
तो इन्हीं 5 वेरिएबल्स के साथ हम लोग एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल बताया था कि घर में आप बताते हैं कि कितने रूम का घर है, एक कितने बाथरूम्स हैं, कितने पेट एनिमल्स हैं, कितने लोग हैं, तो वैसे ही ये भी एक सिस्टम के वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक स्टेट पे। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है? द स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय कंपोजिशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो वही चीज है कि इन सबको मिला करके जो मैं डेफिनेशन दूंगा ना सिस्टम के बारे में कि अच्छा सिस्टम मेरा ऐसा है, उसी को यहाँ पे फैंसी टर्म में स्टेट कह दिया गया है कि ये थर्मोडायनेमिक स्टेट है। तो इन सारे वेरिएबल्स का यूज करके जब मैं एक सिस्टम को डिफाइन करूंगा तो उसको कह दूंगा कि वो एक स्टेट है, थर्मोडायनेमिक स्टेट बन चुका है। इतनी सी ही इसकी कहानी थी। अब आते हैं कुछ चीजों पे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे। इफ अ सिस्टम इज होमोजेनस एंड हैज डेफिनिट मास एंड कंपोजिशन, देन द स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द रिमेनिंग 3 वेरिएबल्स, नेमली टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। These variables are interrelated by equation PV is equal to nRT। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, होमोजेनस एक वर्ड का यूज किया गया है कि अगर मेरा सिस्टम होमोजेनस है, होमोजेनस का मतलब हम लोग जानते हैं कि सेम तरीके की चीजें हैं। ठीक है, तो अगर मेरा सिस्टम होमोजेनस कह रहा है तो उसका क्या मतलब होगा? जैसे मैंने आपको पिस्टन वाला एग्जांपल दिया था, तो अगर मेरे पिस्टन के और कंटेनर के अंदर सिर्फ एयर भरा हुआ है तो उसको मैं क्या कहूंगा कि वो मेरा होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, पर अगर उसमें एयर और वाटर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको मैं क्या कहूंगा कि वो एक नॉन होमोजेनस या फिर हेट्रोजेनस सिस्टम है। ठीक है, तो होमोजेनस का बेसिकली मतलब नहीं है कि एक तरीके की चीजें हैं मेरे सिस्टम में। तो अगर मेरा सिस्टम एक होमोजेनस सिस्टम है जिसमें एक तरीके की चीजें हैं और उसका एक डेफिनिट मास और एक कंपोजिशन है, मतलब कि उसका जो एम है और एन है वो दोनों फिक्स किया हुआ है, मैं फिक्स कर दिया हूं कि उस पिस्टन के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर 50 लीटर वाटर मेरा है या 50 kg मेरा वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मैंने कर दिया है फिक्स। तो इसके बाद मैं जो सिस्टम का स्टेट है ना उसको डिस्क्राइब कर सकता हूं बाकी के बचे 3 वेरिएबल्स, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, जिसका कि फॉर्मूला मेरा बनता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा से इस पे क्वेश्चन आते रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। इस फॉर्मूला को आप लोगों ने जरूर देखा होगा गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर में, जहां पे इस फॉर्मूला का जो रियल डेरिवेशन है वो बताया जाता है कि कैसे आता है ये फॉर्मूला। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे कर करके हमारे बहुत सारे लॉज थे केमिस्ट्री के अंदर गैसीय स्टेट में। उन लॉज के साथ PV इज इक्वल टू एनआरटी के हमारे फॉर्मूला को डिराइव किया गया था। ठीक है, तो वहीं से ये फॉर्मूला आता है PV इज इक्वल टू एनआरटी। किसी को अगर इस चीज को रिकैप करना हो तो केमिस्ट्री में जो आपका गैसीय स्टेट का चैप्टर है ना, वो चैप्टर खोल करके आप रिकैप कर सकते हैं कि PV इज इक्वल टू एनआरटी क्या आता है। यहाँ पे हम उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हमारा मेन मोटिव अभी इस फॉर्मूला का यूज पे है। ठीक है, तो अगर ये जो फॉर्मूला है इसमें टर्म की क्या वैल्यू होती है, तो P आपका प्रेशर होता है, P आपका हो गया प्रेशर, V आपका होता है वॉल्यूम, N जो आपका है वो नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका गैस कांस्टेंट होता है और T आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 8.314 होती है या फिर 0.0831, और अलग अलग यूनिट्स के लिए होती है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड सारी यूनिट्स को स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं, अगर आप प्रेशर को, आपके प्रेशर आप अगर आप बार में लेकर चलते हैं, वॉल्यूम अगर आप लीटर में लेकर चल रहे हैं, टेम्परेचर अगर आप केल्विन में लेकर के चल रहे हैं, तो आप 8.314 को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, द थर्मोडायनेमिक स्टेट of the system is its condition as identified by two independent thermodynamic variable PV और PT और VT। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इस इक्वेशन में मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि मैंने n को कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, n मेरा नंबर ऑफ मोल्स, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मैंने डेफिनेट मास और कंपोजिशन लिया है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया है, स्टार मार्क कर देता हूँ, ये कांस्टेंट है मेरा। गैस कांस्टेंट भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा मेरा। अब मैं इसकी जो एक्चुअल स्टेट है उसको डिफाइन किस चीज पे कर रहा हूँ? प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे।
तो अगर मैं किसी दो चीज को कपल कर दूं तो तीसरी चीज उस पर डिपेंड कर रही होगी। अगर मैं पीवी को कांस्टेंट कर दूंगा तो टी उस पर डिपेंड कर रहा होगा। अगर मैं वीटी को कांस्टेंट कर दूंगा तो पी उस पर डिपेंड कर रहा होगा। और अगर मैं पीटी को कांस्टेंट कर दूंगा, सॉरी वीटी को कांस्टेंट कर दूंगा तो पी उस पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास तीन चीजें हैं जो वेरी कर रही हैं। अब इन्हीं तीन में से जो दो चीजों को मैं फिक्स करूंगा उसके बेसिस पे मेरी तीसरी चीज भी काम कर रही होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं बात इंटरनल एनर्जी पे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। देखो, एक होती है जो आपकी बाहर की एनर्जी होती है। ठीक है, जब आप मोशन कर रहे हैं या आपको बाहर से एक्सटर्नल हीट मिल रही है उसके कारण जो एनर्जी होती है वो सब हमारी एक्सटर्नल एनर्जी होती है। ये हमारी एक स्पेशल एनर्जी है जिसको कि हम लोग नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। अब नाम से ही बहुत क्लियर है कि ये इंटरनल पार्ट्स की वजह से होती है। मतलब कि अगर आप सपोज कीजिए आपने एक सॉलिड लिया है तो उस सॉलिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। उन मॉलिक्यूल्स के बीच अपना फ्रिक्शन होगा, अपना एक मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो उन सारे मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस के साथ जो आपका फ्रिक्शन और बाकी चीजों की वजह से जो एक एनर्जी रिलीज हो रही है या जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है उस एनर्जी को मैं कहता हूं क्या, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जैसे हमारा जो पिस्टन वाला केस था, उस पिस्टन के केस में अगर मैं इंटरनल एनर्जी का आपको उसमें बताऊं तो सपोज करो कि जो मेरा वाटर है जो आपके पिस्टन सिलेंडर के बीच में ट्रैप्ड है, ठीक है, उस वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। उस वाटर मॉलिक्यूल्स का अपना एक कंपोजिशन होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा होगा। तो उन सब के कारण जो एक इंटरनल एनर्जी वो पोजेस कर रहे होंगे ना, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, अंदर के पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उस मोशन के कारण, या फिर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग चीजों की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है हम जानते हैं। तो उन कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एक एनर्जी उनके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है उस अंदर वाली एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जैसा कि नाम से क्लियर था ही। ठीक है, तो ये था सारा पार्ट इंटरनल एनर्जी का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वाला, हाँ एग्जैक्टली, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एक और लॉ था, तीन लॉ था, आई डोंट रिमेम्बर इट। केमिस्ट्री के चैप्टर गैसियस लॉ में आपको मिल जाएगा वो। तो तीन या चार लॉ थे, उन चारों, तीन चार, एवोगाड्रोस लॉ या एवोगाड्रोस लॉ। तो उन तीनों चारों लॉ को मिला करके पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का आपका फॉर्मूला वहां से डिराइव किया गया था। चलिए, क्लियर है सब कोई को? किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलो बढ़िया। अब आते हैं थोड़े से फॉर्मुलेशन पे। तो देखो, द एनर्जी ड्यू टू मॉलिकुलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि हम लोग यू के से डिनोट करते हैं। अच्छा हाँ, बाय द वे इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको यू से डिनोट करते हैं। तो यू के आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल के नीचे, कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। एंड दैट ड्यू टू मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी यूपी। अब इक्वेशन क्या बनता है, डी यू इज इक्वल टू डी यू के प्लस डी यू पी। तो देखो, मैंने कहा कि आपका इंटरनल एनर्जी जो है उसको मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसके दो पार्ट्स मैंने आपको बताए। ठीक है, एक तो मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे से फ्रिक्शन रिलीज हो रही है। एक मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन के कारण कि कैसे उनको अरेंज करके रखा गया है उस सॉलिड पार्टिकल के अंदर। दो पार्ट में, दो पार्ट से कंबाइन होकर इंटरनल एनर्जी बनती है। अब जो मॉलिक्यूलर मोशन के कारण इंटरनल एनर्जी होती है ना, उसको यू के कहते हैं। क्यों? काइनेटिक एनर्जी है, मोशन जहां पे आ जाएगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी है। और जो कॉन्फ़िगरेशन के कारण होगी उसको यू पी कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जो ये यू है आपका बेसिकली क्या है, इन दोनों का समेशन होगा। तो यही यहाँ पे कहा गया था कि यू इज इक्वल टू यू के प्लस यूपी। या फिर अगर मैं बहुत छोटे लेवल पे बात करूंगा इस एनर्जी की, तो ये डी यू इज इक्वल टू डी यू के प्लस डी यू पी। ठीक है, ये स्मॉल स्केल पे इसकी बात चल रही है।
तो डी यू इज इक्वल टू डी यू के प्लस डी यू पी, ये आपका इक्वेशन बनता है यहाँ से। इफ देयर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देन यूपी इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जीरो है। मान लो कल को मैंने क्या किया, मैंने सारे पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेसिंग कर दी और सबको मोशन में करवा दिया, ठीक है। अब पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं पर मोशन में है। जब टच नहीं कर रहे हैं तो पोटेंशियली तो कुछ है ही नहीं उनके अंदर, पर मोशन कर रहे हैं अभी भी अंदर में, ठीक है। जब टच नहीं कर रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं हो रही है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं एक दूसरे पे, तो जो पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी थी वो तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। पर अभी भी मोशन कर रहे हैं वो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू डी यू के इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। ये क्या होता है, ये भी आपका आइडियल गैस का इक्वेशन होता है ये, जहाँ पे जो सीवी होता है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। डीटी आता है आपका इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि बहुत ही छोटा सा एक टेम्परेचर में जो चेंज है। एम तो ऑफ कोर्स मास ऑफ द सिस्टम, और कैपिटल एम जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है क्योंकि ये फॉर्मूला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जब आपका यूपी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू डी यू के आ जाएगा, और इसको मैं कहूंगा एम सी वी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मैं कहूंगा एम सी वी डी टी। और अगर ये कोई बड़ा सा एनर्जी होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो बेसिकली जो एम है वो आपका क्या दिखा रहा है, वो आपका मास को रिप्रेजेंट करता है। मास कौन सा, जो गिवन वाला मास है कि कितना मास मैं यूज कर रहा हूं। सीवी आपका क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट। और जो डीटी होता है आपका वो क्या होता है, ये होता है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। और अगर इसी को मैं बड़े स्केल पे बात करता हूँ तो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी कि लार्ज चेंज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है ये, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसी सबको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। इसके पीछे की जो रिसर्च थी उसमें आपको घुसने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो आपका जो इंटरनल एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है वो होता है एम सी वी डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। और एक और बात, ये फॉर्मूला सिर्फ आइडियल गैस के केसेस में अप्लाई होता है, ठीक है। 99% जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको आइडियल गैस के ही केसेस मिल रहे होंगे। 1% जो एक्सेप्शनली टफ क्वेश्चन आएंगे जहां पे आइडियल गैस नहीं होगा, वो वहां पे कुछ दिमाग लगाना होगा एज पर द सिचुएशन। पर 99% केसेस में ये आइडियल गैस की ही बात कर रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम सी वी डेल्टा टी। ये डी यू जो है वो स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अगर मैं बिग चेंज की बात करूंगा तो डेल्टा कैपिटल यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, ये आपका निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये स्मॉल चेंज के लिए हो गया, ये लार्ज चेंज के लिए हो गया, और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं इस पे। चलिए, क्लियर है सब कोई को, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। दीपिका, मालिनी, परमजीत, सबको क्लियर है बेटा। सिर्फ लास्ट वाला रिपीट करो। ओके वेट, देखो मैंने कहा ना कि जब आपके मॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, कि सपोज करो मैंने एक सॉलिड पार्टिकल लिया, ठीक है, उसमें स्पेसिंग कर दी, ठीक है, उसको मैंने गैस बना दिया। मान लो कोई गैस पार्टिकल है। अब हमें पता है कि गैस पार्टिकल काफी स्पेस्ड होते हैं, एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। तो उनके केस में उनका जो पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी है वो तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई पार्टिकल एक दूसरे से टच में नहीं है तो ना तो वो उस पर फ्रिक्शन का इफेक्ट आएगा, ना तो कोई फोर्स लग रहा होगा एक दूसरे पे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला केस था वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ,
पर वो पार्टिकल मोशन में तब भी रहेगा। तो मोशन में रहेगा तो उसके पास बस कौन सी इंटरनल एनर्जी बचेगी, काइनेटिक इंटरनल एनर्जी उसके पास बस बचेगी, ठीक है। तो जो आपका टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये एक बात। दूसरी बात मैंने कही कि जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला निकल करके आता है ना, वो होता है एम सी वी डेल्टा टी या एम सी वी डी टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसकी कोई क्या बैक थ्योरी है, इस पे आपको घुसने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ना तो इसका डेरिवेशन कहीं कराया जाता है, ना तो इसका डेरिवेशन पूछा ही जाता है, ठीक है। ये बस एक फॉर्मूला है जो साइंटिस्ट ने दिया था इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, इसको एज इट इज यूज करना है। इस फॉर्मूले में 3 टर्म का यूज किया गया है। एक तो है आपका एम, दूसरा है सीवी, तीसरा है डेल्टा टी। सबसे पहले सीवी क्या होती है, सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसको हम लोग आगे देख रहे होंगे कि सीवी स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक हीट, जो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड कर रही हो, तो ठीक है। जैसे आपका कोई भी एलिमेंट हम लेंगे तो हर एलिमेंट की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होगी, अलग अलग वॉल्यूम और अलग अलग टेम्परेचर पर। तो अगर मैं एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट टेम्परेचर को कर दूं तो उसकी एक स्पेसिफिक हीट की कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। जैसे कि अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लूंगा तो जो मेरा हाइड्रोजन है या फिर जो मेरा सोडियम है उसकी जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म निकल के आ रही होगी, तो वो होती है स्पेसिफिक हीट। दूसरा है आपका मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम मतलब कि जो गिवन मास है, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 15 ग्राम सोडियम लिया है या फिर मैंने 22 ग्राम सोडियम लिया है, तो वो एम की जो वैल्यू है 22, वो हो जाएगी आपकी मास ऑफ द सिस्टम, कि मैं कितने ग्राम के सिस्टम पे या कितने मास के सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। तीसरा है डीटी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सपोज करो मैं पिस्टन है, पिस्टन को मैं नीचे से हीट दे रहा हूं, तो पहले पिस्टन पे कितना टेम्परेचर लग रहा था, मान लो पहले रूम टेम्परेचर पे था वो, तो समथिंग अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस पे लग रहा था रूम टेम्परेचर। अब क्या किया है मैंने, उसको हीट देना शुरू किया है, तो उस पे जो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ करके सपोज 35 या 40 हो गया है। तो जो 40 माइनस 25 का है ना, 15 जो आ रहा है आपका, वो आपका dt या डेल्टा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी को जब मैं छोटे चेंज में देखूंगा तो मैं du का यूज करूंगा, du इज इक्वल टू एम सी वी डी टी स्मॉल डी। और अगर मैं बड़े स्केल पे देख रहा हूँ चेंज को, तो मैं डेल्टा का यूज करूंगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। तो यही थी उसकी कहानी। ये क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है किसी को? आई नो कि आपको दिक्कत हो रही होगी वो फॉर्मूला कहाँ से आया, बट ट्रस्ट में वो फॉर्मूला का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। वो बस साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया है एंड आपको एग्जामिनेशन के लिए उस फॉर्मूले को याद करके रट करके, जैसे भी आइदर बाई हुक और बाई क्रुक आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके पीछे की जो बैक थ्योरी है वो न एक्सप्लेन की जा सकती है, न कहीं वो लिखी हुई होती है, ठीक है। तो सबको यही कर रहे हैं, आपको भी उस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ फॉर्मूले हैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे जैसे सपोज करो ना एफ इज इक्वल टू एम ए, एक लॉ से ही तो आया था, आखिर उसको याद करना पड़ा था ना आप लोगों को। बस उसी तरीके की बात है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एम सी वी डेल्टा टी होता है, इस चीज को याद कर लो, ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। अब मोलार हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोग जानते हैं सीवी होती है, इसमें मैंने क्या लगा दिया, मोलार लगा दिया। मोलार मतलब एम, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका। तो सीवी को एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल सीवी, यानी कि मोलार हीट कैपेसिटी बन जाएगी। फॉर एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस du इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा एन सीवी डी टी, या फिर m बाई एम सी वी डी टी। अब ये क्या है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है स्मॉल सी वी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मोलार हीट कैपेसिटी की। जो आपकी मोलार हीट कैपेसिटी होती है ना, वो होती है, देखो हीट कैपेसिटी तो सेम रहेगी सीवी, मोलार का यूज किया है मतलब कि कैपिटल एम की बात कर रहा है, ठीक है। कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है तो उस मोलार की बात कर रहा है।
तो इस कैपिटल एम से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस सीवी को, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, मोलार हीट कैपेसिटी एम सी वी। ठीक है, तो ये थी एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं एन मोल्स ले रहा हूं आइडियल गैस, अगर मैं एक आइडियल गैस का एन मोल्स ले रहा हूं, तो मेरी जो इंटरनल एनर्जी है उसकी क्या वैल्यू निकल करके आएगी, उसकी बात हो रही है। तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है ना, वो आती है आपकी डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। एन सी वी डी टी का क्या मतलब है अब यहाँ पे, तो देखो, जो आपका सीवी है वो तो आपका मोलार हीट कैपेसिटी हो गया। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होता है एक्चुअली में। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलार वेट, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। स्मॉल एम जो आपका गिवन वेट है, कैपिटल एम जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है। तो एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो बस इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। इस एन को रिप्लेस करके मैंने फॉर्मूला को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसको लिख दिया, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम सी वी डी टी। ठीक है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस वाले फॉर्मूला पे स्टिक रह सकते हैं अगर आपको मोल्स के फॉर्म में याद करना आसान लगता है तो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको जो गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके फॉर्म में याद करना अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली मोल्स ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि मेरा मोल्स के साथ बहुत बार इंटरेक्शन रहा था, तो मैं मोल्स के टर्म में याद रखता हूँ। तो अगर आप सिर्फ इस चीज को याद रख सकते हैं तो इस चीज को याद रखिए। अगेन मैं यही कहूंगा कि इस चैप्टर में फॉर्मूलेज बहुत सारे होने वाले हैं, तो आप लोग एक शॉर्ट नोट अपने साइड से इसको प्रिपेयर करके रखिए जिसमें सारे फॉर्मूलेज होंगे इसके। बाकी एट द एंड तो मैं भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बट इट्स बेटर कि अगर आप खुद से लिख करके सारे नोट्स को एक जगह कंबाइन करके रख लें, जितने भी नोट्स जितने भी फॉर्मूलेज इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर प्लेंटी ऑफ फॉर्मूलेज, नहीं नहीं भी तो आपके पास 8-9 फॉर्मूले तो आ ही जाएंगे जो याद करने के होंगे। हाँ, एक चीज आसानी रहेगी कि कुछ जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उसके बाद सारे फॉर्मूले इंटर रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे एक चीज आसान रहेगी आपके पास, पर जैसे जैसे आप इस चैप्टर में बढ़ेंगे, इस चैप्टर के और भी पार्ट्स हैं। जैसे अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, इसके बाद आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स लॉज आएंगे, फिर आपका हीट आएगा, हीट ट्रांसफर, फिर आपका केटीजी आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इन सारे चीजों में ना बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे। तो उस सारे फॉर्मूलेज को याद करने के लिए सबसे एफिशिएंट तरीका यही होगा कि आप नोट्स बना करके रखें, और नोट्स बना करके रखें और उसको अपने डेस्क के आसपास चिपका लें। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में उतना ज्यादा आसानी होगा। मैं भर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, सारे फॉर्मूलेज रिकैप हो जाएंगे आपके। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स है मैं सारे न्यूमेरिकल्स को टच करूंगा, जितने फॉर्मूलेज मैं पढ़ाऊंगा सारे फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं टच कर दूंगा। अभी के लिए इस चीज को याद कर लीजिएगा कि जो आपकी एन मोल्स के लिए आइडियल गैस की जो होती है वो होती है एन सी वी डी टी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, internal energy in the absence of intermolecular forces is simply the function of temperature and state only. It is independent of path followed. Delta U is equal to U final minus U initial. अब इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो एक पाथ इंडिपेंडेंट चीज है। पाथ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, ये सिंपली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड स्टेट ओनली। जो टेम्परेचर है सिर्फ उस पर डिपेंड कर रही होती है आपकी इंटरनल एनर्जी। आप जो भी पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रही है। अब ये जो पाथ मैं बोल रहा हूँ और जो स्टेट बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ, तो देखो, आपके ना दो तरीके के स्टेट हो, आपके दो तरीके की चीजें होती हैं हमारे पास। एक होती है पाथ डिपेंडेंट, एक होती है पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर क्या है, पाथ डिपेंडेंट पाथ इंडिपेंडेंट क्या है, तो देखो, सपोज करो आप ना, सपोज करो आप अपने घर में ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आपका घर थर्ड फ्लोर पे, ठीक है सपोज, और लिफ्ट खराब है या फिफ्थ फ्लोर पे। तो आप ग्राउंड फ्लोर से चढ़ करके जाना शुरू करेंगे ऊपर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर स्टेयर से आप चढ़ करके गए। तो ऊपर पहुंचने के बाद क्या होगी, आपकी एनर्जी की कुछ लॉस होगी, आपका कुछ वर्क डन रहा होगा। ठीक है, सब कुछ चेंज कर रहा होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा पाथ लिया है। जैसे वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का अगर मैं एग्जांपल लूं, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब मैं इस चीज को यहां से यहां लेकर के आया और यहां से यहां घुमा के ले आया, ठीक है, या फिर मैं इस चीज को यहां से यहां ऐसे घुमा करके ले आया, दोनों ही केस में आपका वर्क डन क्या होगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका सेम है। तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ इंडिपेंडेंट है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है बस। मतलब कि अगर मैं बॉडी को यहां से यहां पहुंचा रहा हूं, अब मैं इस रास्ते से ले गया या इस रास्ते से ले गया या इस रास्ते से ले गया, वर्क डन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हर बार वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पाथ इंडिपेंडेंट है वर्क डन। पर आपकी जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, या जो आप चल के ऊपर सीढ़ी से पहुंचे, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था, उस केस में क्या है? वो पार्ट डिपेंडेंट है। आप जितना ज्यादा दूर ट्रेवल करेंगे आपकी एनर्जी उतनी ही खपत होगी। तो वो क्या है? वो पार्ट डिपेंडेंट है। अगर मैं कम डिस्टेंस चलूंगा तो मेरी कम एनर्जी खपत होगी, अगर मैं ज्यादा डिस्टेंस चलूंगा तो ज्यादा एनर्जी होगी। तो वो क्या है? उस केस में वो पाथ डिपेंडेंट है। तो यही होती है। एक होता है हमारा पाथ इंडिपेंडेंट, जो कि डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। एक होता है पाथ इंडिपेंडेंट। तो यही यहाँ कह रहा है कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी आपकी पाथ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, और ये डिपेंड किस पे करती है? टेम्परेचर पे और स्टेट पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेट पे कैसे डिपेंड करती है वो इस एग्जांपल से समझ लो, कि अगर मैं एक बॉडी को, इंटरनल एनर्जी के केस में भी अगर मैं एक बॉडी को उठा करके यहां से यहां ले जा रहा हूं, अब मैं यहां से यहां ले जाऊं, यहां से यहां ले जाऊं, या यहां से यहां ले जाऊं, उस बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है ना, सारे केसेस में सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो वो किस चीज को देख रही है? कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे एंड किया। तो मेरा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अनटिल एंड अनलेस कॉमन है, मेरी इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो ये चीज है। यू आई जो है वो इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट है, और यू एफ जो है वो इंटरनल एनर्जी इन द फाइनल स्टेट है। तो ये मेरा इनिशियल स्टेट और ये मेरा फाइनल स्टेट। तो मेरी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगी? अगर मैं इसको आई कहूँ, इसको एफ कहूँ, तो डेल्टा यू क्या बन जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर माइंड मैप्स, यस, माइंड मैप्स विल बी एक अच्छा तरीका होगा, एक माइंड मैप्स बना करके चीजों को सॉल्व करना, वो भी एक अच्छा वे होगा रिप्रेजेंट करने का। तो मैं माइंड मैप्स भी शेयर कर सकता हूँ, या फिर आपको फॉर्मूला का एक बुकलेट दे सकता हूँ, जो भी हो। पर सबसे एफिशिएंट तरीका होगा कि आप अपने पास खुद से जो लिख के चीजें याद होती है ना, ट्रस्ट में वो कभी ऐसे किसी चीज से याद नहीं हो सकती। आप कितना भी पीडीएफ देख लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, रट लीजिए, लिख करके जो याद होगी ना, वो दिमाग में छप जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये था सारा आपका इंटरनल एनर्जी का खेल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इंटरनल एनर्जी क्या होती है, पाथ इंडिपेंडेंट पाथ डिपेंडेंट चीजें क्या होती हैं? किसी को कहीं कोई डाउट, कोई इश्यू? सारे डेफिनेशन क्लियर हैं, सिस्टम के, सराउंडिंग के, यूनिवर्स के, इंटरनल एनर्जी के। दोनों फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है दोनों। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? जो आपका डी यू होता है वो क्या होता है? एम सी वी डेल्टा टी, या फिर आइडियल गैस केस में एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। दो फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं मैंने। एम क्या है, सी वी क्या है, डेल्टा टी क्या है, एन क्या है, सी वी क्या है, डेल्टा टी क्या है। आई गेस आपको ये याद होगा सारी बातें, ठीक है। ये आपका क्या था? गिवन मास था, ये स्पेसिफिक हीट थी, ये चेंज इन टेम्परेचर था। इस वाले फॉर्मूला में ये क्या था? ये आपका नंबर ऑफ मोल्स था, ये स्पेसिफिक हीट, और ये टेम्परेचर। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। क्लियर सर, क्लियर सर, चलो बढ़िया। ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास तो और इस पे चलेगी हमारी, उसके बाद की क्लासेस से हम लोग माइंड मैप्स बनाएंगे, सॉरी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको अच्छे तरीके से चीजें याद हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।